हाँ देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। व्हाट इज एरोमेटिसिटी एंड हाउ टू चेक एरोमेटिसिटी, है ना। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको अगर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे देखेंगे कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। तो इसमें तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। पहले उसको समझते हैं कि कोई भी कंपाउंड को अगर हमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्लासिफाई करना हो तो कैसे उसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू चेक एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये टोटल 4 कंडीशंस होती हैं और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 4 कंडीशन को फुलफिल कर लेता है या सेटिस्फाई कर लेता है तो फाइनली वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो इफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कंडीशन है, इफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलोज 4 कंडीशन देन इट सेड टू बी एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड ये चारों कंडीशन फॉलो कर लेता है तो फाइनली वो एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है ये, तो पहली कंडीशन है कंडीशन टू चेक एरोमेटिसिटी में कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। पहली कंडीशन है कंपाउंड हमारा कैसा होना चाहिए, कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया है वो साइक्लिक है कि नहीं, क्योंकि अगर वो साइक्लिक है, ठीक है, तो फिर वो एरोमेटिक हो सकता है, इट मे बी एरोमेटिक। ऐसा नहीं कह सकते कि साइक्लिक स्ट्रक्चर सारे एरोमेटिक होते हैं, ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक। तो ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन है कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना कंपलसरी है। साइक्लिक का मतलब यहाँ पे आप क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो अगर किसी कंपाउंड में जो साइकिल है वो क्लोज्ड है तो उसे हम लोग क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें सेकेंड कंडीशन जो बेटा होती है, सेकेंड कंडीशन बोलते हैं कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड में प्लेनरिटी भी होनी चाहिए, कंपाउंड हमारा कैसा होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने वैसे स्टार्टिंग में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको शायद बताया भी था एरोमेटिक के बारे में, लेकिन वहां पे बहुत हम लोग लिमिटेड एग्जांपल्स पे ही बात कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी थी और वहां पे प्लेनरिटी को थोड़ा समझा पाना मुश्किल बात भी थी। वैसे मैंने आपको थोड़ा हाइब्रिडेशन बता दिया था तो कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ भी गई होंगी। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इसमें जैसे प्लेनरिटी है, इसमें हमें कैसे पता करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। तो प्लेनरिटी चेक करने का एक जो थंब रूल होता है, जो बेसिक रूल होता है, उसके लिए बोलते हैं कि एटम विच लाई एट द स्केलेटन ऑफ साइक्लिक रिंग मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। प्लेनर होने का मतलब क्या है कि ऐसे एटम जो रिंग के स्केलेटन वाले पार्ट में प्रेजेंट है ना, रिंग के स्केलेटन वाले पार्ट में जो एटम प्रेजेंट है वो सेम प्लेन पर क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। ठीक है, तो अगर रिंग के कॉर्नर पे या रिंग के स्केलेटन वाले पार्ट में जो एटम प्रेजेंट हैं अगर वो एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है, अगर एक ही प्लेन पर वो सिचुएटेड है तो वो हमारा रिंग कैसा होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया गया है कि बेंजीन, है ना, बेंजीन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन इज ए प्लेनर रिंग। आपने सुना भी होगा बेंजीन के लिए बोला जाता है कि बेंजीन कैसी रिंग है, बेंजीन एक प्लेनर रिंग है ना। क्यों प्लेनर रिंग है, क्योंकि बेंजीन का जो ईच कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बेंजीन रिंग का ईच एटम, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज एटम, sp2 हाइब्रिडाइज एटम पे जो बॉन्ड एंगल्स देखे जाते हैं वो 120 मेजर किए जाते हैं। ठीक है, कोई एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच के जो एंगल्स बनते हैं ये 120 डिग्री होते हैं। ठीक है, और 120 होने की वजह से इस, जैसे ये आपका कार्बन एटम है तो इससे जो ये 3 एटम कनेक्टेड है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो है ना। प्लेनर ट्राइगोनल।
हाँ, ये हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े थे। इसी को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे के सराउंडिंग जो शेप बनती है उसे हम लोग प्लेनर ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसमें जैसे ये एटम से 3 एटम जो कनेक्टेड है वो बेटा कॉपी के प्लेन पे ही लाई कर रहे होंगे, ये हाइड्रोजन और ये दोनों कार्बन। ठीक है, ऐसे ही ये भी कह सकते हैं कि इससे कनेक्टेड ये जो दो 3 एटम है ये भी सेम प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। फिर बेटा जो थर्ड कार्बन इससे कनेक्टेड जो 3 एटम होंगे वो भी सेम प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। इस तरह से देखा जाए तो इसके सभी एटम जितने भी कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन, वो सभी एक कॉपी के प्लेन या स्क्रीन के प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी बेंजीन कैसी रिंग है? प्लेनर रिंग है। ठीक है, तो इसे हम लोग प्लेनर रिंग कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग एक बात और करें कि जैसे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर किसी कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या वो प्लेनर होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो बताइए क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो नो सर। सर। हाँ सर। है ना, नहीं होना चाहिए। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, अगर किसी कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर प्लेनरिटी नहीं होती है। ठीक है, वहां पर प्लेनरिटी नहीं होती है। ठीक है, यस सर। है ना, वहां पर प्लेनरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों नहीं होती प्लेनरिटी sp3 हाइब्रिडाइज एटम पे? सर उसका एक बॉन्ड इनटू द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो कार्बन जैसे sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो उसमें 2 एटम तो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मीथेन का ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं, तो इस कार्बन से कनेक्टेड ये दोनों हाइड्रोजन तो कॉपी के प्लेन पे ही लाई कर रहे होंगे। लेकिन अब जो बचे वो दो दो हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन पर लाई नहीं करते, क्योंकि इनके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 109 डिग्री होते हैं। और वो तभी एडजस्ट हो पाएंगे जब ये कार्बन के रिस्पेक्ट में बचे जो 2 एटम है हाइड्रोजन एटम, इनमें से एक एटम को जैसे मैंने विथ से कनेक्ट कर दिया तो एक एटम आउटसाइड द प्लेन लाई करने लगे और दूसरा एटम इनसाइड द प्लेन लाई करने लगे। ठीक है, तो ऐसा वो तभी पॉसिबल है ना? आ रही बात समझ में? क्लियर? तो यस। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि प्लेनरिटी नहीं देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने कंडीशंस में आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल प्लेनरिटी देखने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो प्लेनरिटी देखने के लिए हमें ये देखना है ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। पहली कंडीशन कि ईच एटम क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है ना? अगर किसी एग्जांपल में आपको ऐसा दिखे कि किसी कार्बन मतलब किसी भी रिंग के ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो रिंग हमारी क्या होगी? प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। हाँ, इसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोकैटायन। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोकैटायन, तो पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होता है उस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। मतलब कार्बोकैटायन पे भी हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp2 आता है। ठीक है, sp2 क्यों आता है? क्योंकि आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि यहाँ पे
कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड आपके 3 बन रहे, लोन पेयर है नहीं, तो इस पे हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, sp2 आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में आ रही, Yes. Yes, sir. ठीक है। और एक सिचुएशन आपको और बताते हैं, जैसे कार्बन आयन जो होते हैं, कार्बन आयन मतलब अगर किसी कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कार्बन आयन बोल देते हैं, ठीक है। तो कार्बन आयन जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, कार्बन आयन जनरली क्या होते हैं, sp3, ठीक है। कि क्यों sp3 होते हैं, क्योंकि जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है उसके 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक कार्बन पे क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, ठीक है। हाँ गेट बंद कर, ठीक है। देखो ठीक है। तो इसमें कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, मतलब इसमें हाइब्रिडेशन निकालोगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, सम आपका 4 आ रहा है, तो ये आपका हो गया sp3, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो और वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो, किसी पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड के साथ क्या हो, रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो, तो वहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp2 ही आता है। क्योंकि ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसमें जो लोन पेयर हमें काउंट करने होते हैं वो हमें लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो अगर लोन पेयर कभी डीलोकलाइज्ड हो तो उस केस में उसको काउंट मत करिएगा, हाइब्रिडेशन निकालते समय वो लोन पेयर आप कभी मत काउंट करिएगा, अदरवाइज आपका हाइब्रिडेशन रॉन्ग आने लगेगा। तो ये निगेटिव चार्ज या लोन पेयर आप वही वाला काउंट कीजिएगा जो लोकलाइज्ड हो, लोकलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, ठीक है, Yes. क्लियर। अब एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, इसको भी समझ लीजिए कि जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे कि जैसे कोई रिंग आपको बनी हुई हो और उसके 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है। जैसे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका मतलब इसमें ये दोनों कार्बन क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, ठीक है ना। अब अगर देखें तो ये वाला जो कार्बन है, जो तीसरा कार्बन है, जो 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पे हाइब्रिडेशन क्या है, तो हाइब्रिडेशन आप कह दोगे सर ये तो sp3 है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन तो आपका सही है, sp3 आ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट ये छुपा हुआ है कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, थ्योरेटिकल इसका हाइब्रिडेशन sp3 जो आ रहा है, तो इसके अबाउट शेप कैसा होगा, मतलब ये क्या रिंग प्लेनर रिंग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, क्योंकि जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अबाउट शेप कैसी हो जाती है, नॉन प्लेनर। तो क्या यहाँ पे भी यही होगा, क्या ये रिंग नॉन प्लेनर रिंग की कैटेगरी में आएगी या इसे हम लोग प्लेनर बोलेंगे। तो ये इसमें समझने की बात है कि यहाँ पे रिंग के प्लेनरिटी की बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जैसे रिंग के प्लेनरिटी की बात कर रहे हैं, तो रिंग की प्लेनरिटी तब तक होगी जब ये तीनों एटम एक ही सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों कार्बन एटम एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे रिंग हमारी प्लेनर है ना। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही, क्योंकि देखो ये दोनों कार्बन आपके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, समझिएगा। तो इसके जो तीनों बॉन्ड होंगे वो 120 पे होंगे, इससे जो भी 3 बॉन्ड निकल रहे होंगे वो कितने एंगल पे होंगे, ये 120 120 120, ठीक है। और ऐसे ही इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखिए कि इससे भी 3 बॉन्ड निकल रहे हैं, 120 120 120, है ना। इसका मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक ही प्लेन पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। Yes. और अगर ये दोनों सेम प्लेन पे होंगे तो इसका मतलब कि ये जो कार्बन है इसको भी सेम प्लेन पे ही रहना पड़ेगा। हाँ, अब फिर कहोगे सर sp3 है
तो उसमें वेज और डैश पे कौन रहेगा? तो इसमें वेज और डैश पे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। वेज और डैश पे कौन से एटम आ जाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, वेज और डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेज और डैश पे क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, है ना। और रिंग के प्लेनरिटी के लिए कंपलसरी ये है कि रिंग के स्केलेटन पे जो एटम लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे कार्बन एटम है, इनका प्लेन पे रहना कंपलसरी है। तो ये तीनों कार्बन तो सेम प्लेन पे रहेंगे ही, तो ओवरऑल ये रिंग बोलेंगे कि ये एक प्लेनर रिंग है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये एक प्लेनर रिंग है। तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट और समझ में आना चाहिए कि ये एक रेयर सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है कि कभी दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से एक डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कनेक्टेड हो, तो ये इस सिचुएशन में ऐसी रिंग हमारी प्लेनर रिंग कहलाती है। ठीक है, मतलब दो sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन है और उससे एक अटैच्ड हो जाए क्या? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हमारी रिंग क्या होगी? प्लेनर रिंग होगी। ठीक है, क्लियर है? Yes, है sir. ना? तो ये मैक्सिमम यही चार कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो प्लेनरिटी चेक आप ऐसे कर लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है इट शुड बी फॉलो द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, है ना, मतलब उसमें रेजोनेंस भी होना चाहिए, और वो रेजोनेंस रिंग की पेरीफेरी पे होना चाहिए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एरोमेटिक के लिए कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और वो रिंग की पेरीफेरी पोजीशन पे होना चाहिए। रिंग की पेरीफेरी वाली पोजीशन पे रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, बोलो, इतनी बात आ रही समझ में? सर हाँ बोलो बेटा। हाँ कुछ कह रहे हो? सर थर्ड पॉइंट फिर से हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें थर्ड कंडीशन ये है कि रिंग की पेरीफेरी पे रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन है। और रेजोनेंस क्या सर होता है ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सर पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी का मतलब कि जैसे मान लो कि एक ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब जैसे बेंजीन का एग्जांपल ले लो, तो इसमें अगर जब डीलोकलाइजेशन होता है, तो जब इसका हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो इसमें इस तरह से हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो डॉटेड वाला स्ट्रक्चर है, ये इसकी पेरीफेरी पे बन रहा है। पेरीफेरी मतलब इसकी साइड्स पे बन रहा है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं यस सर। पेरीफेरी। ठीक यस सर। है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिंग की पेरीफेरी पे उसकी मतलब रिंग की जितनी भी साइड है, जैसे बेंजीन में 6 साइड है। अब अगर 5 मेंबर रिंग है तो उसमें 5 साइड होंगी, है ना। तो जितनी भी उसमें साइड्स दिख रही हैं आपको, तो हर जगह उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एराइज होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फोर्थ कंडीशन है कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल रूल। वो कंपाउंड जो है हमारा, वो हकल रूल भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हकल रूल कब फॉलो होता है? तो हकल रूल फॉलो होने के लिए उस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हो, ये भी ध्यान रखिए कि केवल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पता चला कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो डीलोकलाइज्ड नहीं हो पा रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, मतलब वो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में वो कंपाउंड हमारा क्या फॉलो कर जाएगा? हकल रूल फॉलो कर जाएगा।
ठीक है। अच्छा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है अकल ने, और उनका कहना था कि n का वैल्यू इनमें से कोई भी ले सकते हैं, 0 टू एनी होल नंबर, एनी इंटीजर वैल्यू। अगर आप n की वैल्यू 0 ले लेंगे तो बेटा उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप n1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 14। ऐसे ही इसी रेंज में और भी मिल जाएंगे, 18 भी मिल जाएगा। आप देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर इस रेंज में कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन अगर है मॉलिक्यूल में, और वो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं, तो उसमें वो मॉलिक्यूल हमारा हकल रूल क्या करेगा? ओबे करेगा, हकल रूल फॉलो करेगा। और अगर हकल रूल फॉलो कर रहा है, और ऊपर की 3 कंडीशन जो पढ़ी है हम लोगों ने, है ना, जैसे रेजोनेंस वाली कंडीशन, प्लेनरिटी और साइक्लिक कंडीशन, बाकी 3 कंडीशन भी अगर फुलफिल हो रही है तो फाइनली कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये चारों कंडीशन कंपाउंड ने फॉलो कर रहा है, वो आपको दिख रहा है कि वो कंपाउंड चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देन फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि 4 में से कोई 3 ही कंडीशन फुलफिल कर रही है, कोई एक कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर उस सिचुएशन में वो रिंग हमारा क्या होगा? वो हमारा साइक्लिक कंपाउंड वो फिर एरोमेटिक नहीं होगा। उस सिचुएशन में वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अब आते हैं कि एरोमेटिसिटी तो समझ में आ गई, लेकिन कई बार आपसे एंटी एरोमेटिक के बारे में भी पूछा जाएगा, है ना, कि आपसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या कई सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक, या कई बार पूछेगा एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक तो समझ में आ गया, ये एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे, है ना, एंटी एरोमेटिसिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं? तो एंटी एरोमेटिक चेक करने की भी 4 कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें से 3 कंडीशन तो सेम वही है जो एरोमेटिसिटी के लिए होनी चाहिए। पहला, कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, तो ये बात तो भैया एरोमेटिक के लिए भी बोल रहे थे। दूसरा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनरिटी होनी चाहिए, तो ये बात तो हम लोग एरोमेटिक के लिए भी चेक कर रहे थे। तीसरी कंडीशन, रेजोनेंस होना चाहिए रिंग की पेरीफेरी पे, तो ये बात हम लोग वहां एरोमेटिक में भी कर रहे थे। तो शुरुआत की 3 कंडीशन तो एग्जैक्टली सेम है। हाँ, चौथी कंडीशन बस डिफर कर रही है। चौथी कंडीशन वहां पे क्या थी कि कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? कंपाउंड शुड कंटेन 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। 4n पाई में अगर आप n की वैल्यू यहाँ 0 रखने का कोई फायदा नहीं, वो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो आप 1 से स्टार्ट करिए, तो n1 रख दिए तो 4 पाई आ जाएगा, 2 रख दिए तो 8 पाई आ जाएगा, 3 रख दिए 12 पाई आ जाएगा, या इसी सीरीज में एज सो ऑन आप रख सकते हो। 14 के बाद 12 के बाद 16 आ जाएगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इस रेंज में, पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो और शुरुआत की 3 कंडीशन भी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, देन हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। सर ठीक है। इसमें भी 4n डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ बेटा, इसमें भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, है ना, ये सेम चीज है। ठीक है। तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है। तो अगर है ना, क्लियर हो गया बेटा? यस। तो अगर ये चारों कंडीशन हमारा कंपाउंड फुलफिल कर रहा है, तो ओवरऑल हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये मन में हो सकता है आपके आ भी रहोगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक? तो देखो, दोनों आप समझ लिए कि एक दूसरे के, दोनों की प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो जस्ट मतलब समझ लो कि अपोजिट प्रॉपर्टीज देखने में मिलती हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। एरोमेटिसिटी आने की वजह से क्या होते हैं? कंपाउंड
एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर एंटी एरोमेटिसिटी कभी आने लगती है तो ऐसे कंपाउंड का डाउटफुल एग्जिस्टेंस देखा जाता है। मतलब बोला जाता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आपने ऑन पेपर किसी कंपाउंड को पहचान लिया कि एंटी एरोमेटिक है, तो रूम टेम्परेचर पे ऐसा कंपाउंड सही बोला जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक जितना ज्यादा स्टेबल होते हैं उतना ही एंटी उल्टा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये देखो नोट में लिखा भी हुआ है, नोट में पढ़ लीजिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल, है ना। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखे जाते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस डाउटफुल एग्जिस्टेंस देखा गया है ना। हाँ, कुछ एक दो भले ही हो, कोई एक्सेप्शनली कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भले ही ऐसा हो कि वो किसी माइनस के किसी टेम्परेचर पे भले ही एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes. तो ये हमें इतना समझ में आना चाहिए। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है कंपैरिजन। अभी यहाँ पे एक नॉन एरोमेटिक आपको एक नया कंडीशन मिलने वाली है। देखिए टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको एक बार समझते आना है चीजों को। देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंड कॉलम में एरोमेटिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया, थर्ड कॉलम में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, और लास्ट कॉलम में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो साइक्लिक होने चाहिए, है ना। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, ऐसे एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना जरूरी है, और ऐसे ही नॉन एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो तीनों के लिए सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेटा तीनों का ही कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड एसाइक्लिक हो, है ना, तो वो ना तो एरोमेटिक होगा, ना एंटी एरोमेटिक होगा, ना नॉन एरोमेटिक होगा। इट मींस ओपन चेन कंपाउंड, अगर कोई मान लीजिए ओपन चेन कंपाउंड है, जैसे मान लो आपको हेक्सेन बोल दिया मैंने, तो हेक्सेन को तो आप बोल दीजिए कि नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक एंड नॉट नॉन एरोमेटिक, मतलब वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना कंपलसरी है। ठीक है, तो पहली पहली कंडीशन हो गई साइक्लिक। अब आते हैं सेकंड, प्लेनरिटी। तो प्लेनरिटी के लिए बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए प्लेनरिटी मस्ट है, मतलब रिंग का जो स्केलेटन है, मतलब साइक्लिक स्केलेटन प्लेनर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी साइक्लिक स्केलेटन कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन नॉन एरोमेटिक के लिए साइक्लिक स्केलेटन क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए, है ना। इसमें एक्चुअली जो नॉन वर्ड आ रहा है, एक्चुअली वो नॉन प्लेनरिटी के लिए ही आ रहा है, नॉन जो लिया गया वो यहीं से चुराया गया है। तो ऐसे आप उसको समझ भी सकते हो। ठीक है, कि नॉन एरोमेटिक के लिए नॉन प्लेनरिटी मस्ट होती है, मतलब नॉन प्लेनरिटी होना कंपलसरी है। ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए जैसे प्लेनरिटी होना जरूरी है, वैसे बेटा नॉन एरोमेटिक के लिए नॉन प्लेनरिटी होना कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में? Yeah. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं थर्ड कंडीशन, थर्ड पॉइंट में हाइब्रिडाइजेशन की चलो बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एरोमेटिक कंपाउंड में देखो, प्लेनरिटी के लिए रिंग के ईच कार्बन क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। रिंग के स्केलेटन पे जो भी एटम बैठे हुए हैं sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए बेटा प्लेनरिटी जिसके लिए भी जरूरी है, तो इसमें भी वही सेम सिचुएशन की रिंग के स्केलेटन वाले एटम पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे बोला जाता है कि sp2 हो तो भी सही है, और अगर sp3 है तो भी सही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो रिंग के, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे sp3 हो। मिसलेनियस भी देखने को मिल सकता है कि कुछ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज दिख सकते हैं, कुछ sp3 भी दिख सकते हैं, है ना। मतलब ये वाला यहाँ पे बोलते हैं कंपलसरी नहीं है कि sp2 ही हो और sp3 ही हो। ठीक है, आ रही बात, समझ में आ रही है? यस सर। है ना। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा है सर आप sp2 sp3 बता रहे हैं, लेकिन सर sp क्यों नहीं बता रहे हैं? sp में भी तो मतलब कार्बन पे तो sp भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, तो sp क्यों नहीं यहाँ पर हो सकता है? कोई बताएगा इसका आंसर? सर सर वो साइकिल नहीं बन सर पाएगा, रिंग सर रिंग बनेगी। रिंग नहीं बन पाएगी। तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर है, क्योंकि अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज होंगे तो उनके रिस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल 180 होंगे, और इस वजह से रिंग मतलब साइक्लिक रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखा जाता है। लेकिन देखो केमिस्ट्री जो है एक्सेप्शनल केसों से भरी पड़ी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ट्रिपल बॉन्ड कभी साइक्लिक कंपाउंड में आता ही नहीं, ये कहना भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 मेंबर रिंग जो होती है ना, 8 मेंबर रिंग, मतलब आप समझ रहे हैं, साइक्लो ऑक्टेन जिसको मैं बोल रहा हूँ, साइक्लो ऑक्टेन या उससे हायर, है ना, 8 से ज्यादा कार्बन 9-10 भी हो सकते हैं, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड भी देखे जाते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन कंडीशन है कि कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। हाँ, 8 कार्बन से कम कार्बन की रिंग है तो फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब स्टेबल केस में वो नहीं एग्जिस्ट करेगा ऐसा कंपाउंड, है ना, क्योंकि वहां पे वो रिंग बन ही नहीं पाएगी, है ना। लीन वहां पे sp हाइब्रिडेशन के एस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल 180 होने लगते हैं। और वैसे भी देखो हम लोग के सिलेबस में 6 मेंबर रिंग या मैक्सिमम 7 मेंबर रिंग तक ही बातें होती है। 8 मेंबर रिंग रेयरली एक दो कंपाउंड भले हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका डिटेल हम लोग के सिलेबस में नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा हायर मेंबर रिंग की बातें हम लोग को वैसे भी जेई स्टैंडर्ड में या आपका जो 12th स्टैंडर्ड में कभी जिक्र हो गई, ठीक है। फिर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बातें हो जाती है ना। फिर भी मैंने आपको बता दिया, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या कह सकते हैं? कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, ठीक है। एरोमेटिक होने के लिए बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए एट द पेरीफेरी ऑफ रिंग, मतलब रिंग की पेरीफेरी पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिंग के 3/4 पोर्शन पे हो रहा है, पता लगे आधी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, आधी रिंग में हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी कंप्लीट पेरीफेरी पे, है ना। फिर उसमें गोला बनना चाहिए, उसमें जो डॉटेड डॉटेड गोला बनाते हैं ना, वो गोला मतलब सर्कल बनता हुआ दिखना चाहिए, उसके हाइब्रिड में सर्कल जरूर बनना चाहिए, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में भी भैया कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं चलेगा, पूरा पूरा सर्कल बनना चाहिए हाइब्रिड में। लेकिन बेटा एंटी एरोमेटिक में कहते हैं कि इसमें जरूरी नहीं कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, है ना। इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है, या फिर पता चला कि कॉन्जुगेशन हो ही ना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए कॉन्जुगेशन होना कंपलसरी नहीं होता है। कॉन्जुगेशन हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है, आधा अधूरा हो रहा है बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसा भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन सर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरी कंप्लीट पेरीफेरी पे होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। सर इसका मतलब एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? एरोमेटिक और एरोमेटिक इज नॉन एरोमेटिक समटाइम। मैं पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं क्या? एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक कैसे कह सकते हैं? एरोमेटिक होने के लिए प्लेनरिटी होनी चाहिए, और नॉन एरोमेटिक के लिए नॉन प्लेनरिटी होनी चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड कभी नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकते। यस सर।
है ना। ये 3 अलग क्लास है, मतलब इसमें एक क्लास दूसरी क्लास में मर्ज नहीं हो सकती, है ना। ये 3 डिफरेंट कैटेगरी है कंपाउंड की। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पॉइंट है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये इसमें लिख लीजिए कि ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक होने के लिए हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होने चाहिए उस मॉलिक्यूल में। 4n+2 में 2 पाई भी हो सकते हैं, 6 पाई भी, 10 पाई भी, 14 पाई। इस सीरीज में कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एंटी एरोमेटिक में एग्जैक्टली 4n पाई होने चाहिए। 4n पाई के अकॉर्डिंग 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, है ना, इस रेंज में होने चाहिए। लेकिन बेटा नॉन एरोमेटिक के लिए बोलते हैं कि नॉन एरोमेटिक के लिए जरूरी नहीं है कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हो, एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और अभी ऊपर हम लोग ने ये भी बात किया था कि अगर रेजोनेंस नहीं भी हो रहा है तो भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सके। तो ऐसा भी एग्जांपल देखने को मिल सकता है जिसमें एक भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ना कर रहा हो, उसके बावजूद भी वो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं होता है, देखो। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी की बात करें लास्ट पॉइंट में। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड केस में 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नहीं, सेकेंड में 0 पाई अगर हो गया तो फिर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा होगा। आप ऐसे समझो ना कि अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर देंगे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा। कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा हो तो ऊपर वाली कंडीशन ये फुलफिल नहीं करेगी, और अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं फुलफिल करेगी तो वो कंपाउंड फिर एंटी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। यस सर। है ना, तो उसमें कॉन्जुगेशन भी होना जरूरी, तो कम से कम 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो मतलब डीलोकलाइज करना ही चाहिए। इसके बाद स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे मोस्ट स्टेबल जो होते हैं, इन तीनों में ही हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ये बात। तो अगर आपको एक कंपाउंड एरोमेटिक दे दिया जाए, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मोस्ट स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं ये, है ना। इसके बाद एंटी एरोमेटिक के बोलते हैं वो भैया वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका तो नॉन एग्जिस्टेंस होता है, मतलब डाउटफुल टाइप का एग्जिस्टेंस होता है रूम टेम्परेचर पे, उनका तो एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है, तो ये अनस्टेबल होते हैं। और आपके जो ये हैं लास्ट में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपके ठीक ठाक स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, ऐसे कि एग्जिस्ट ना कर रहे हो, एग्जिस्ट करते हैं ये। और इनकी स्टेबिलिटी सिमिलर टू एल्कीन्स, जैसे एल्कीन स्टेबल होती है लाइक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से मिलती जुलती होती है इनकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी का रिलेटिव ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके एरोमेटिक। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक, और एंटी एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये हाईली हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में रख देंगे हम लोग। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात आई समझ में? यस। चलो, है ना, तो अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं ना, जो भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ी है अब उसको अप्लाई करके देखेंगे कि कितना हम लोग उसको समझ पाए हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है पहला, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। आपको 3 कंपाउंड दिए जा रहे हैं, 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना के उसने दिए हैं, एक को ए बोला है, एक को बी बोला है, एक को सी बोला है, और हमसे कह रहा है कि बताइए इनको क्लासीफाई करिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, वही 4 कंडीशन पहले चेक करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन है साइक्लिक, तो देखो साइक्लिक तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं, है ना, आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा, साइक्लिक तो बेटा तीनों ही है, तो पहली कंडीशन तो तीनों ही सेटिस्फाई कर गए। फिर प्लेनरिटी की बात करते हैं, तो पहला कंपाउंड बताइए, ए वाला प्लेनर है कि इसको क्या बोले, प्लेनर बोले कि नॉन प्लेनर बोले? प्लेनर। प्लेनर है ना, हाँ।
ये वही वाला केस है, अगर ध्यान दो कि दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है sp3 वाला। तो ऐसे केस में इसको मजबूरन रिंग पे रहना, मतलब प्लेन पे रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेचारा आउट ऑफ प्लेन होना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके दोनों पड़ोसी एक टांग ये पकड़े एक टांग ये पकड़े हुए प्लेन पे उसको बनाए हुए हैं, है ना। तो ये भले ही sp3 दिख रहा है हम लोग को, लेकिन ये प्लेनर है, ये हमारी रिंग प्लेनर है। ठीक है, तो लिख देंगे भाई प्लेनर। दूसरी वाली रिंग क्या कहेंगे, प्लेनर है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. हाँ, ये तो 100% प्लेनर है। क्यों? क्योंकि देखो दो कार्बन डबली बॉन्डेड, डबली कार्बन बॉन्डेड कार्बन वैसे sp2 होते हैं, और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन बन रहा है। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस पे भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। इसका मतलब इस रिंग के तो सभी स्केलेटन पे जो कार्बन है वो तीनों ही sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ओवरऑल हमारी रिंग प्लेनर हो गई। ठीक है, और ये वाला बताओ भाई प्लेनर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. ये वाला भी प्लेनर है। अब इसमें अगर वही बात है कि आप कोई कंफ्यूज मत होना कि आप कहो सर इस पे हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं तो sp3 आ रहा है, तो इसमें हाइब्रिडेशन sp3 नहीं आ रहा है। इसका जो निगेटिव चार्ज है वो लपक झपक कर रहा है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नेवर काउंटेड इन रेजोनेंस इन सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को कभी हम लोग काउंट नहीं करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन भी sp2 ही है। तो इसका मतलब ये रिंग भी हमारी प्लेनर है। तो भैया ये तो तीनों ही प्लेनर हो गए, है ना। इसका मतलब इसमें कोई नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए कौन सी क्या चीज होनी जरूरी है, नॉन प्लेनरिटी होना जरूरी है ना। अब बड़ी कांटे की टक्कर है भाई, आगे चलते हैं। इसके देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब रेजोनेंस किसमें हो रहा है। तो बताइए पहले वाले में हो रहा है रेजोनेंस? No, sir. No, sir. was हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि देखो अकेला पाई बॉन्ड है, अकेला पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज करेगा भाई, उसका कोई जोड़ीदार तो होना चाहिए ना, मतलब उसके अल्टरनेट में कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई निगेटिव चार्ज हो, कोई डबल बॉन्ड हो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड हो, तब तो करेगा डीलोकलाइज। अकेला बाई बॉन्ड कैसे करेगा डीलोकलाइज, तो इसमें कोई प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप कहो कि सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है सर। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ए रियल रेजोनेंस, ये भी ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेशन एक नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, वो रियल रेजोनेंस में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रियल रेजोनेंस, जो मैंने रियल रेजोनेंस के शायद 6 टाइप बताए थे आप लोगों को, उनमें से कोई टाइप का रेजोनेंस है तो उसे मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्चुअल रेजोनेंस जो स्टैंडर्ड रेजोनेंस वाले केस हैं वो नहीं हो रहे, इसलिए बोलेंगे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाले में क्या बोलेंगे बताओ भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. है ना, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज कर रहा है ना। इसमें इसको बोल सकते हैं पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, है ना। हम लोगों ने कॉन्जुगेशन के टाइप पढ़े, तो उसमें इस टाइप का कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है, तो इसमें लिख देते हैं चलो यस। ठीक है, और लास्ट वाले में सी वाले में Yes, sir. Yes, No, sir. yes, sir. इसमें भी हो रहा है resonance। मतलब दो में रेजोनेंस हो रहा है, बी और सी में, ए में नहीं हो रहा है। फिर नंबर ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो देखो इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर हम ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो इनको क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? तो भैया ये तो लोकलाइज्ड हैं, ये डीलोकलाइज्ड है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, और हमें मतलब होता है लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये इसमें एक भी नहीं है। दूसरे वाले में देखेंगे तो भैया इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड? 10 pi electron. Sir, 2. 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 कहाँ है भाई, 10 कहाँ से दिख रहे हैं? तो 2 है ना। यस हाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड वाले में बता दो भाई इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4. The 4. 4. इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसमें 2 पाई ये हो गए, और अच्छा जब भी निगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं।
तो 4 पाई। अब इसमें देखा जाए तो 2 पाई वाला तो हकल रूल क्या कर गया, फॉलो कर गया। 2 वाला मतलब हकल रूल फॉलो कर गया, है ना। और अगर हकल रूल फॉलो कर गया और ऊपर की चारों बाकी बची हुई 3 कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, हकल रूल भी फॉलो कर गया, तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक। है ना। इसको हम लोग बोल देंगे कि भाई ये बी वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। अब अगर हम लोग सी वाले की बात करें तो आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, इसको क्या बोला जाए। एंटी एरोमेटिक। हाँ, तो ये आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऊपर की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी पुलिस बुला लेगी, तो ये है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको क्या बोले भाई, पहले वाले को, ए को क्या बोले, तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं कह सकते। देखो नॉन एरोमेटिक के लिए प्लेनरिटी लॉस होनी चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये प्लेनर है ना, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक नहीं है, ना तो ये एरोमेटिक है, ना एंटी एरोमेटिक है, ना नॉन एरोमेटिक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं बस। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा कई बच्चों को ऐसा लगता है जब वो पहली बार सुनते हैं कि नॉन एरोमेटिक, तो उनके मतलब उनके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको लगता है कि सर जो एरोमेटिक नहीं है उसे बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक, तो इसको बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉन एरोमेटिक का मतलब ऐसा नहीं कि जो एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर हम लोग कंडीशन सब पढ़ चुके हैं। नॉन एरोमेटिक का जो नॉन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, नॉन प्लेनरिटी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई नॉन आ रहा है तो नॉन का मतलब हर जगह नॉन वेज ही होता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये वेजिटेरियन है, और जो ना तो एरोमेटिक होगा, ना एंटी एरोमेटिक होगा, और ना नॉन एरोमेटिक होगा, वो तो आपका जनरल साइक्लिक कंपाउंड है, इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं बस। ठीक है, बोलो भाई, अगर बहुत ज्यादा बोलने का मन कर रहा है तो होमोसाइक्लिक बोल देते हैं, लेकिन ना तो ये एरोमेटिक है, ना एंटी एरोमेटिक है, ना नॉन एरोमेटिक। ठीक, क्लियर हो गई बात। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ये वाला भी कर लेते हैं, ये आप ही लोगों को बताना है मुझे। इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है ना, एक बार जल्दी से देख डालो आप लोग, पहले एक बार जल्दी से देख लो, फिर मैं जिससे पूछूं फिर वो बताएगा मुझे। है ना, कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया। यस Yes, sir. चलो बताओ, आयुष्मान बताओ बेटा, ये पहला कंपाउंड इसको क्या बोलना बेटर रहेगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। गड़बड़ हो रहा है, नॉन एरोमेटिक नहीं है ये आपका, नाइदर एरोमेटिक नॉट एरोमेटिक नॉट नॉन एरोमेटिक, मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब इन तीनों में कोई भी नहीं, किसी भी कैटेगरी में इसको हम लोग नहीं रख सकते। देखो उसका रीजन आप समझिए कि ये साइक्लिक अगर देखा है तो साइक्लिक तो है ही, ठीक है,
है ना। इसमें आपने निकाले होंगे, फिर देखा होगा कि प्लेनर है कि नहीं। तो ये प्लेनर भी है। रीजन क्यों है, देखो अल्टीमेटली वही वाला सीन यहाँ देखने मिल रहा है कि ये दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कनेक्टेड है। तो ये कार्बन, ये मजबूरी का केस है, वो रहना नहीं चाह रहा प्लेन में, लेकिन एक टांग ये पकड़े हुए, एक पैर ये पकड़े हुए, तो ये दोनों प्लेन पे है, तो भाई इसको भी प्लेन पे रहना पड़ेगा, है ना। उसके हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, लेकिन हमें तो उस एटम से मतलब है जो रिंग के स्केलेटन में बैठे हुए हैं, उसके साथ जो साइड एटम है वो आउट ऑफ प्लेन हो रहे तो होने दो, हमें तो रिंग की प्लेनरिटी से मतलब है यहाँ पे। तो ये प्लेनर रिंग, मतलब इसको प्लेनर रिंग बोलेंगे, ये रिंग हमारी प्लेनर है ना, हमें प्लेनर रिंग से मतलब है। और अच्छा, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस नो सर। है ना, रेजोनेंस हो रहा है ना, लेकिन ये रेजोनेंस पूरी रिंग में नहीं हो रहा है, पार्शियल टाइप का रेजोनेंस है, इनकम्प्लीट टाइप का रेजोनेंस है। इसका जब हाइब्रिड बनेगा तो इतने पोर्शन पे आधा चांद बनता हुआ नजर आएगा, पूरा चांद मतलब पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा इसमें। तो रेजोनेंस लिखना चाहो तो लिख लो, इनकम्प्लीट है ना, पार्शियल टाइप का है, पूरी कंप्लीट पेरीफेरी पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो 2 पाई 2 पाई 4 पाई, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली ये नॉन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये प्लेनर है, लेकिन ये एरोमेटिक भी नहीं है ना, क्योंकि हैकल रूल नहीं फॉलो कर रहा है। आप फिर कहोगे सर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। तो एंटी एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए, पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली ये कुछ नहीं है ना, ना इधर एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड वाला जैसे बोले, इसको क्या बोलना चाहिए, ये एंटी 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 एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। इसमें रेजोनेंस भी पूरी रिंग में हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, प्लेनर भी है, तो ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। तो सेकंड वाला बी आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। और सी वाला क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। 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 बहुत बढ़िया, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखें तो 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, है ना। ये लपक, ये झपक, ये टपक, अगर देखें तो पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में लगातार डीलोकलाइज कर रहे होंगे, तो ये कंपाउंड हमारा फाइनली क्या है, एरोमेटिक है, इसको बोल देंगे भाई हम लोग एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। फिर एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, इसमें देखो ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपका 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, ये तीनों तो डीलोकलाइज कर जाएंगे, है ना, लेकिन इसमें पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इसमें केवल यहां से लेकर यहां तक इतने पोर्शन में ही रेजोनेंस होगा। तो ये एरोमेटिक तो हो नहीं हो सकता, ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि उसके लिए पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, और ये नॉन एरोमेटिक भी नहीं होता है, ये नॉन एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि प्लेनर है ना। तो इसको बोल देते हैं नन। नन मतलब समझ रहे हो, मतलब ना तो एरोमेटिक है, ना एंटी एरोमेटिक है, ना नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब सेकेंड वाले को क्या कहना चाहेंगे, सेकेंड वाला बहुत फेमस आयन है, इसका नाम ये मैंने लिखा हुआ है देखो, ट्रोपोलियम आयन, इसका नाम भी काफी कई बार ये इसका नाम ही हो सकता है क्वेश्चन में लिख कर दे दिया जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रोपोलियम आयन होता है ये एरोमेटिक होता है, ट्रोपोलियम आयन जो होता है या ट्रोपोलियम कार्बोकटायन जो होता है ये एरोमेटिक होता है। क्यों एरोमेटिक होता है, तो देखो इसमें पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई
और ये पॉजिटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो ये लपक झपक करते ही रहेंगे, पूरी रिंग में घूमेगा। अगर आप इसके 1 बाई 1 बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये पॉजिटिव चार्ज पहले इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज करेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज सेकंड पाई बॉन्ड के साथ, पड़ोस वाले सेकंड पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज करेगा, तो यहाँ पे आएगा। फिर ये इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, तो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही पूरी रिंग में घूमेगा वो, ठीक है। तो इसमें पूरी रिंग में रेजोनेंस होता है। और टोटल अगर आप काउंट करें तो बेटा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं? 6 पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं और पूरी रिंग में हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके हकल रूल भी में होता है। हकल रूल के सीरीज में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई होते हैं, तो हकल रूल भी फुलफिल कर रही है। इसका मतलब ये फाइनली क्या हो गया? एरोमेटिक, है ना, प्लेनर है ये। तो ये हमारा अल्टीमेटली एरोमेटिक हो गया। तो ये ट्रोपोलियम आयन जो है ये भी काफी फेमस है, ये कई बार आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में मिलेगा। तो इसको देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है, मतलब इसको देखते ही बोल देना कि भाई ये हमारा ट्रोपोलियम आयन है और ये एरोमेटिक है। और इसी के जैसा एक और है इसका जुड़वा भाई, उसमें क्या है कि सेम यही सिचुएशन है, 7 मेंबर रिंग है, 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में है, लेकिन जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पर बैठा हुआ है निगेटिव चार्ज, है ना। और इसमें गलती होने के 99% केसेस होते हैं। अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल बोलेंगे तो इसको आप बोल देंगे कि कहेंगे कि सर इसमें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं और पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसको आप फाइनली क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक। इसको आप कोई भी बोलेगा भाई रूल के अकॉर्डिंग बोलेगा तो बेटा वो एंटी एरोमेटिक बोल देगा इसको। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है। इसका इसका जब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से इनका इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो पाया गया कि इसका शेप इनवेलप टाइप का होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, इनवेलप शेप होता है। ये कैसा शेप होता है? इनवेलप समझ रहे हो क्या होता है इनवेलप? Yes. इनवेलप लिफाफा, है ना। देखिए क्या मतलब है भाई लिफाफा? लिफाफा कैसे है ये? तो देखो इसमें आप ऐसे समझो कि ये जो 6 कार्बन है जिसको मैं डॉट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये जो 6, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। अब देखिए इसमें ये जो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन है 6 कार्बन, ये तो प्लेन पे रहते हैं, लेकिन ये जो 7वां कार्बन आप देख रहे हो ना ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ना। जैसे आप इतना पार्ट वो ऐसे मानो कि आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड करता है ऐसे। अब उसको 3D में बना पाना आप चाहो तो बना सकते हो, या इसको आप गूगल में सर्च मारना है ना, तो आपको इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा प्यारा सा, कि ऐसे वो 3D में ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और ऐसा जैसे एनवेलप में नहीं होता है कि इतना पार्ट आप इसको घुमा के ऐसे चिपका भी दो, ठीक है ना। तो वही सिमिलर कंडीशन है कि इतना पार्ट जो होता है वो हिलता डुलता रहता है, ये प्लेन पे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको बना के हमेशा ऐसे ही दिया जाएगा, बना के हमेशा ऐसे दिया जाएगा, है ना। जिसको नहीं पता है वो इसको क्या बोल देगा? एंटी एरोमेटिक बोल देगा। लेकिन ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है, एनवेलप शेप समझ रहे हो। ये आपको मैं अगर बनाऊं तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बनाने की, कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है। 3D में कैसा दिखता है ये कुछ बेटा, ये सिचुएशन होती है इसमें। इसमें 6 कार्बन तो प्लेन पे रहते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है।
है ना। और इसकी वजह से ये रिंग हमारी कैसी हो जाती है, ये रिंग हमारी नॉन प्लेनर हो जाती है। और जैसे ही हमारी रिंग नॉन प्लेनर हुई तो वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन 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 एरोमेटिक। हाँ, क्योंकि नॉन एरोमेटिक के लिए सबसे मेन कंडीशन नॉन प्लेनरिटी ही होती है। बाकी रेजोनेंस हो रहा हो ना हो रहा हो कोई मतलब नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन से कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है ना। साइक्लिक, हाँ साइक्लिक होना चाहिए तो साइक्लिक तो है। तो फाइनली ये कंपाउंड हमारा किस कैटेगरी में बिलोंग कर जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के में आ जाता है। ये एक तरह का एक्सेप्शनल केस मान सकते हो, ठीक है। अगर रूल के अकॉर्डिंग बोलेगा कोई भी बताएगा तो मतलब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो वो इसको एंटी एरोमेटिक बोल देगा, बट करेक्ट आंसर है कि ये हमारा कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ ही स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें थोड़ी सी कुछ नई बात छुपी होगी, कोई इंफॉर्मेशन छुपी होगी। आगे बात समझे। कंप्लीट रेजोनेंस होगा। इसमें अब देखो वही बात आती है कि जैसे मॉलिक्यूल में नॉन प्लेनरिटी आएगी तो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए प्लेनरिटी मस्ट कंडीशन होती है। याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे ना नेसेसरी कंडीशन टू शो रेजोनेंस, उसमें पहली कंडीशन ये थी कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनरिटी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इतने कार्बन के जो पी ऑर्बिटल होंगे वो तो सब पैरेलल होंगे, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे, और ये वाला पी ऑर्बिटल लिफ्ट कर गया होगा, प्लेन में ही नहीं लाई कर रहा है। तो यहां तक तो रेजोनेंस कटाकट होता चला जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। ठीक है, यस तो इसमें इसमें जो अगर कोई पूछे कि कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में हो रहा है तो पूरी रिंग में नहीं हो रहा है, इतने पार्ट में हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं ये एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई। इसमें जैसे पहला एग्जांपल देखो, ये आप ही लोग बताओ भाई, पहला वाला क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए कि नॉन एरोमेटिक या नन। एंटी एरोमेटिक। सर एंटी एरोमेटिक। बहुत बढ़िया भाई, ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, ठीक है, और हमारा साइक्लिक है। ठीक है, बाकी सब सब कुछ दिख रहा है आपको, साइक्लिक भी है ये, ठीक है, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लेनर भी है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो ये हकल रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ये इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो एंटी एरोमेटिक हो गया। अब इसमें ये वाला अगर देखें, ये वाला एग्जांपल बहुत प्यारा एग्जांपल है। एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा, हाँ ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें टोटल आप काउंट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होंगे, ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारी हकल की सीरीज में आता है। ठीक है, हकल रूल इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, और साइक्लिक है, प्लेनर है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और रेजोनेंस भी पूरी रिंग में हो रहा है। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पूरी रिंग में होगा रेजोनेंस। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, लास्ट वाले में भी बता दो भाई, सी वाले में क्या कहना बेटर रहेगा। ये भी अच्छा एग्जांपल है। ये वाला भी एरोमेटिक है ना, ये वाला भी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, है ना। 2 वो डबल बॉन्ड वाले, 2 वो उसके लोन पेयर वाले, ठीक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डीलोकलाइज करेंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, हकल रूल फॉलो कर रहा है।
और हर्कल रूल फॉलो कर रहा है, रिंग साइक्लिक कंपाउंड है, रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो बताइए। क्लियर आ रहा समझ में? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के। ठीक है, एक तो मैंने अभी वो एनवेलप वाला बताया, ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी एक तरह से एक्सेप्शनल टाइप का केस होता है। ठीक है, कि देखने मतलब अकॉर्डिंग टू रूल निकालोगे तो एंटी एरोमेटिक आता है, लेकिन ये होता है नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही दो कंपाउंड और आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन से? एक ये कंपाउंड है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। कभी भी ये कंपाउंड आपको देखने दे दिया जाए जिसमें 8 कार्बन की रिंग हो और लगातार 4 क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, 8 कार्बन की रिंग और 4 क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो अगर आप वैसे निकालोगे तो ये एंटी एरोमेटिक आने लगेगा। 8 आप कह दोगे कि सर इसमें तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, है ना, तो आप इसको एंटी एरोमेटिक बोल दोगे। ठीक है ना, लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जब इसका शेप को देखा गया तो इसका शेप कुछ ऐसा पाया गया, इसका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसको ध्यान रखना है कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टब लाइक समझ रहे हो, ये देखो बना हुआ है। तो इस टब लाइक स्ट्रक्चर में बोलते हैं कि ये 4 कार्बन जो होते हैं ये तो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, लेकिन बचे हुए ये बेटा जो 4 कार्बन आप देख रहे हैं ना, ये हो जाते हैं आउट ऑफ प्लेन। ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आउट ऑफ प्लेन, प्लेन पे नहीं लाई करते ये। और आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ओवरऑल ये हमारा रिंग कैसा हो जाता है, रिंग जो होता है वो नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर की वजह से ये कंपाउंड किस कैटेगरी को बिलोंग करने लगता है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसको शॉर्ट में कॉट भी बोल देते हैं, COT कॉट। वैसे ये IUPAC नेम का ही शॉर्ट फॉर्म है, इसका IUPAC नेम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो C फॉर साइक्लो है, O फॉर ऑक्टा है, और T फॉर वो टेट्राइन, कॉट, है ना। तो कॉट आपको ध्यान रखना है, कॉट जो होता है वो टब लाइक शेप होता है उसका, और ये एंटी एरोमेटिक ना हो के ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इनको एक बार आप देख लेंगे तो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें एक बार देख लेंगे तो मान लो अगर आ भी गया क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे। दूसरा एक और ये है एनुलिन 10। एनुलिन 10 भी बड़ा फेमस कंपाउंड है। एनुलिन 10 आप देखिए, इसमें आपको एक 10 मेंबर रिंग दिख रही है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इसमें आपको 10 कार्बन दिखेंगे रिंग में। अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा ये एनुलिन का क्या मतलब है? देखो एनुलिन एक क्लास होती है कंपाउंड की। ठीक है, एक देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये कॉमन नेमिंग का पार्ट है एनुलिन। 8 कार्बन से ज्यादा कार्बन की जब रिंग्स बनती हैं, समझना भी बात, 8 कार्बन से ज्यादा कार्बन की रिंग जब बनती है, और शर्त है कि उसमें पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट ऑर्डर में लगे हों। ठीक है, उसकी पेरीफेरी में पाई बॉन्ड कैसे लगे हों, अल्टरनेट ऑर्डर में लगे हों, तो ऐसे कंपाउंड को एनुलिन बोल दिया जाता है। ठीक है, और उसके सामने ब्रैकेट में जितने कार्बन की वो रिंग होती है वो नंबर लिख दिया जाता है, तो इस हिसाब से इसका नेम बन जाता है एनुलिन 10। ऐसे और भी कंपाउंड पाए जाते हैं, एनुलिन 14 भी पाया जाता है नेचर में, एनुलिन 18 भी पाया जाता है ना। कोई अगर आपसे कहीं पे लिखा हो एनुलिन 14 तो आप उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं। देखो मैंने आपको फंडा भी बताया, एनुलिन 14, एनुलिन 14 अगर कोई बोले कि बताओ क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको एक 14 मेंबर रिंग बना देनी है। कितने मेंबर रिंग बना देनी है? 14 मेंबर। ठीक है,
तो 14 मेंबर रिंग बनाइए जरा, 14 मेंबर रिंग, 14 मेंबर रिंग बनानी है। और उसमें अल्टरनेट में क्या दिखाना है, अल्टरनेट में पाई बॉन्ड्स अरेंज करने होंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगाने होंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब वही बात है कि थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको ऐसे करके। थोड़ा सा बनाने की प्रैक्टिस करिए। टोटल आपको 14 कार्बन दिखाने हैं और अल्टरनेट में क्या दिखाना है, पाई बॉन्ड। देखो 14 कार्बन है कि ज्यादा हो गए, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बन गया एनुलिन 12 बन गया एक्चुअली मुझसे। चलो ठीक है, एनुलिन 10 ही 12 ही मान लो, दो कार्बन और बढ़ा देना तो 14 बन जाएगा। और इसमें अल्टरनेट में क्या दिखा दो, पाई बॉन्ड, है ना। इसमें अल्टरनेट में क्या दिखाना होगा हमें, पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, एनुलिन 12 हो जाएगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिएगा, एक बार एनुलिन 14 भी बनाइएगा, एक बार 18 भी बनाइएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताने जा रहा था इसके बारे में, लेकिन मैं पहुंच गया उसके हायर मेंबर पे, है ना। तो एनुलिन जो 10 होता है, एनुलिन 10 में एक बड़ी खास बात है, वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर कभी दे दिया जाए, तो अगर आप इसमें रूल लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे, तो ये एरोमेटिक आने लगेगा। आपको अगर रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब टोटल आप काउंट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। और सारे डबल बॉन्ड देखो ध्यान से, तो अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। और पूरी रिंग की पेरीफेरी पे रेजोनेंस होता हुआ लगेगा कि सर ये पूरा ऐसे घूमते हुए जाएंगे, है ना। तो आप इसको क्या बोल दोगे, एरोमेटिक बोल दोगे। आप क्या, कोई भी जिसको नहीं पता है वो बोल देगा इसको एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे एक कहानी छुपी हुई है, छोटी सी कहानी। क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, देखो मैं स्ट्रक्चर इसका जूम कर रहा हूँ, ये जो एनिलीन 10 के ये जो दो कार्बन होते हैं, इन कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है। और ये जो बीच में आप कैविटी देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ जो कैविटी होती है, यहाँ पे कैविटी बहुत कम होती है, लेस कैविटी, वेरी लेस कैविटी, बहुत कम। ये तो डायग्राम में इतना बड़ा कैविटी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम होती है ना। वेरी लेस कैविटी, बहुत कम कैविटी होती है। और इतना कम कैविटी या इतना कम स्पेस की वजह से ये जो दो हाइड्रोजन एटम आपको मैंने दिखाए हैं, ये एक दूसरे की वांडर वॉल रेडियस पे आ जाते हैं। वैसे हाइड्रोजन बहुत छोटे एटम होते हैं, मतलब छोटे मतलब छुटकू टाइप के एटम होते हैं, है ना। हाइड्रोजन का साइज कितना होता है भाई, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है ना, बहुत छोटे एटम होते हैं। लेकिन जब कैविटी बहुत कम होती है, ऐसे सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे की वांडर वॉल रेडियस पे आ जाते हैं। और इनके बीच में अब ये तो आप लोगों को पता ही है, बॉन्डिंग पड़ चुका है। जब दो एटम वांडर वाल रेडियस पे आते हैं ना, तो उनके बीच में क्या लगने लगते हैं, उनके बॉन्ड पेयर के बीच में जबरदस्त रिपल्शन लग रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्शन या वांडर वाल रिपल्शन भी बोल देते हैं। और इस स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक क्राउडिंग या वांडर वाल रिपल्शन को कम करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये जो इसका जो एक रिंग हुक का पार्ट है, इसका इतना पार्ट मैंने राइट वाला मान लिया, या लेफ्ट वाला भी हो सकता है, कोई एक पोर्शन जो होता है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, थोड़ा सा ये रिंग से उठ जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा भाई, है ना। इतना पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ। इससे आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा लिफ्ट कर गया तो ये हाइड्रोजन भी थोड़ा उठ जाएगा, और है ना, इतना उठ जाएगा, इतना, जिससे ये दोनों एक दूसरे की वांडरवाल रेडियस से दूर लाई करने लगेंगे। और उनके बीच में जो, है ना, रिपल्सन चल रहा था वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन उसकी वजह से ये रिंग क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक हो जाती है। देखो इसका रियल स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। ये हमेशा आपको ऐसे ही बना के दिया जाएगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इतना पार्ट आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा रिंग के अंदर जाने लगेगा और ये बाहर की तरफ निकलेगा, है ना, जिससे इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, है ना, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा, कंपाउंड हमारा पहले से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में ये कंपाउंड हमारा किस कैटेगरी को बिलोंग कर जाता है, नॉन एरोमेटिक, है ना, क्योंकि ये प्लेनर नहीं रह गया, ये नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, तो एनोलिन 10 कैसा होता है, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि अगर इन हाइड्रोजन को कभी हटा दिया जाए और इनकी जगह कोई हेट्रो एटम बैठा दिया, जैसे ऑक्सीजन बैठा दिया, नाइट्रोजन या सल्फर भी बैठा सकते हो, तो बोलते हैं कि दोनों रिंग एक ही प्लेन पर लाई करने लगती हैं और वो जो एटम होता है वो खुद आउट ऑफ प्लेन हो जाता है ना। बात समझ में आ रही, क्योंकि आपने क्या किया, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया। अब देखो वही बात है कि ये दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की वान डेर वाल्स रेडियस पे आ रहे थे, ठीक है ना, ये झुकने को तैयार था ना ये झुकने को तैयार था। ये दोनों पुष्पा मूवी देखी ना आप लोगों ने, ये दोनों पुष्पा मूवी देख के आए थे। ये बोल रहा था मैं नहीं झुकूंगा, ये बोल रहा था मैं नहीं झुकूंगा, तो यहाँ पे रिंग हमारी झुक गई। बात समझ में आई, रिपल्सन को कम करने के लिए रिंग को झुकना पड़ा, ठीक है। सर हमने अब पुष्पा नहीं देखी थी है। हाँ नहीं, देख लो, बढ़िया मूवी, ठीक है। तो ये सर जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को अगर हम लोग हटा दें, है ना, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर हाइड्रोजन ही नहीं रहेंगे तो समस्या ही खत्म हो गई। और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑक्सीजन, भाई वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी होगी, तो वो ऑक्सीजन खुद आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा और रिंग, जो हमारी रिंग है वो प्लेनर बनी रहेगी। और अगर रिंग प्लेनर रहेगी तो बस कोई समस्या ही नहीं, पूरा रेजोनेंस चलता रहेगा, ये पूरा डीलोकलाइजेशन चलता रहेगा पूरी पेरी पेरी पे, जिससे हमारी रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। तो ये दोनों कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, फाइनली एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, आधी बात समझ में। यस तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप के एग्जांपल्स हैं, मतलब इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सब हमें पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्लिक आर एरोमेटिक। आपसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको के कितने 11 का स्ट्रक्चर दे दिए हैं और कह रहा है कौन कौन से एरोमेटिक है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से एरोमेटिक है, तो देखो पहला फर्स्ट एक एक कंपाउंड पकड़ते हैं। तो ये पहला कंपाउंड है, इसको बताओ एरोमेटिक बोले कि ना बोले, एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। नो। अरे भाई मन की आंखों से देखो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है हमेशा, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पे एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर देखेगा पड़ोस में पाई बॉन्ड है, उसका मन मचलेगा, लपक झपक करेगा, मतलब टोटल 6 पाइलेट्रॉन क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज। 6 पाइलेट्रॉन डीलोकलाइज मतलब हमारा ये हकल रूल फॉलो कर गया, हकल रूल फॉलो कर गया मतलब एरोमेटिक होना तय है, क्योंकि बाकी 3 कंडीशन फुलफिल होती दिख रही है ना। तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। इसको इसको हम लोग पाइरोल बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है पाइरोल, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है। अब ये वाला बता दो भाई। सर एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, है ना, क्योंकि इसमें देखा जाए तो एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे है और एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे, दोनों पे एक एक है ना। ये लपक, ये झपक और ये टपक, तो इसमें देखा जाए तो पूरे 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, हटाओ भाई इसको, है ना, हमें तो एरोमेटिक बताने हैं। अच्छा भाई इस पे आ जाओ, इस पे क्या कह सकते हैं,
कुछ नहीं होगा। एरोमेटिक हाँ Unknown. हाँ, नहीं वो सही कह रहा है, ये कुछ नहीं है, मतलब ये ना तो एरोमेटिक है, ना एंटी एरोमेटिक है, ना नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि देखो एरोमेटिसिटी रिंग की प्रॉपर्टी होती है, रिंग के स्केलेटन में रेजोनेंस होना चाहिए, रिंग के बाहर हमें नहीं देखना है क्या हो रहा है, हमें इतने पोर्शन में मतलब है, तो इतने पोर्शन में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। अब जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो काहे का एरोमेटिक है ना, रेजोनेंस एरोमेटिक होने के लिए तो रेजोनेंस होना जरूरी है ना। लेकिन ये वाला बता दो भाई, फोर्थ वाला, एरोमेटिक एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हो जाएगा, इसमें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं और पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, सब कुछ बेहतरीन है, साइक्लिक है ना, हैकल रूल भी वैलिड है, तो ये एरोमेटिक हो गया हमारा। तो फर्स्ट रो में 2 पकड़ में आ गए। अब ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं, ये तो बचपन का प्यार है हम लोग का, है ना। तो ये है बेंजीन, और बेंजीन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, एरोमेटिक होता है एरोमेटिक। है ना, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आ जाओ भाई 6 नंबर, ये आप लोग बताओ मुझे। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भैया, अब बताओ भाई, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, पहले ये देखो। 8 Six. 6। 6 Six. 6, हाँ 6 कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, लेकिन बेटा एट ए टाइम एक ही लोन पेयर तो डीलोकलाइज करेगा, तो 2 2 2 टोटल 6 हो गए। ठीक है, और बेटा पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, और 6 पाई मतलब हकल रूल जिंदाबाद, हकल रूल क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देख लो भाई 7 नंबर, अच्छा ये एग्जांपल और ये एग्जांपल ये एरोमेटिक। सेम है बिल्कुल, यस है ना। हाँ Yes. इसमें भी सल्फर पे लोन पेयर है, तो रेजोनेंस हो रहा होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं पेरीफेरी पे, हैकल रूल वैलिड है, एरोमेटिक है। ठीक है, इसके बाद ये वाला बता दो बेटा 8th नंबर, एंटी Anti-aromatic. एरोमेटिक। हाँ तो ये आया था उस समय, ये हमारा था एंटी एरोमेटिक, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसको कट्टा लगा दिया मैंने। अब ये देख लो भाई 7 नंबर, 9 नंबर सॉरी, एंटी एरोमेटिक देखो इसमें एक बात ये समझना है कि इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है वो पूरी रिंग में नहीं हो पाएगा, है ना, जैसे ये लपक करेगा और झपक करेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है रेजोनेंस, मतलब इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ ही नहीं पाएगा कभी, है ना, नाइट्रोजन और कार्बन यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आ पाएगा कभी। तो यहाँ पे पूरी रिंग में अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, ये आपका नॉर्मल टाइप का कंपाउंड है ना, मतलब इसको एरोमेटिक तो नहीं कह सकते बिल्कुल। ये क्या भला है भाई, इसको कैसे पहचाने, तो देखो ये आपको मैं बताता हूँ, देखो ये एक स्पेशल टाइप के एग्जांपल होते हैं। देखो कभी भी बेटा रिंग से बाहर की तरफ पाई बॉन्ड दिखे आपको, ऐसे पाई बॉन्ड को हम लोग एक्सो पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं, मतलब रिंग के स्केलेटन से आउटसाइड निकल रहा हो पाई बॉन्ड, जैसे ये स्ट्रक्चर उसने दे दिया। तो देखो हमें एरोमेटिसिटी तो रिंग की प्रॉपर्टी है, रिंग के बाहर अगर कोई पाई बॉन्ड है तो उसको, उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि उस पाई बॉन्ड को आपको मूव करा देना है ना, उस पाई बॉन्ड को मूव करा देना टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इसको वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अभी हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बचा हुआ आप लोगों का, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे भी कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो जाता है तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट करा देंगे,
है ना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है निगेटिव चार्ज, जिससे रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो भाई, अब आप देखो कि ये जो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया है, अब इतना पोर्शन देखो आप, अब बाहर मत देखो, O माइनस है उससे कोई लेना देना नहीं, आप इतना पोर्शन देखो। अब देखो, अगर इतना पोर्शन हमारा एरोमेटिक है तो हमें इसको एरोमेटिक बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि यार हाँ, इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डीलोकलाइज करेंगे, है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे रिंग में, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहेंगे तो हमारी रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, है ना। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में घूमता रहेगा, ये इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है, O माइनस। फिर अगले स्ट्रक्चर में ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ऐसे ही वो पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज करता रहेगा, ठीक है। इससे हमारी ये जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड को फिर क्या बोल देंगे, एरोमेटिक। क्योंकि इसमें बोला गया है कि अगर कभी पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने पे रिंग एरोमेटिसिटी गेन कर लेती है तो फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन वहां बनता ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे देखा जाए तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग में ही इतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, रेजोनेंस से, एरोमेटिसिटी की वजह से, कि वो रिंग में ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब ये वाला आप लोग खुद से पहचान के बताओ, एंटी एरोमेटिक। हाँ, तो इसमें कहानी क्या है, ये इधर घूमेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारी रिंग क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसको हटा दो भाई, फिर ये एरोमेटिक तो नहीं हुआ। तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए भाई, एरोमेटिक ही बताने थे ना हम लोग को। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, है ना। तो इसमें आंसर इसका 6 बन जाएगा, मतलब टोटल 6 कंपाउंड हमारे ऐसे हैं जो एरोमेटिक है, ठीक है। सर अच्छा ये, हाँ बोलो बेटा। सर जो 9th वाला कंपाउंड है सर, उसमें जो सर जो कॉर्नर वाला कार्बन एटम है सर, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं अटैच है सर, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। हाँ बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसी का आप बोल रहे हो ना। यस सर। हाँ, इसका sp3 आएगा, यस सर। ठीक है। तो इसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा आप लोग। इसमें पूछा है एंटी एरोमेटिक कौन सा है। इसमें देखो ये वाला स्ट्रक्चर एनुलिन 18 का बनाया हुआ है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एनुलिन जो 14 होता है और 18 होता है ये एरोमेटिक हो जाते हैं। क्यों एरोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लार्ज कैविटी हो जाती है। और जब कैविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हाइड्रोजन बेटा छोटे छोटे एटम है ना, वो एक दूसरे की वान डेर वाल्स रेडियस पे नहीं आते हैं। और ऐसे केस में ये पूरी जो इसमें 18 कार्बन जो आप देख रहे हैं ना, वो एक ही प्लेन पर बने रहते हैं, है ना। और इसमें ये देखना हकल रूल भी फॉलो कर रहा होगा। इसमें टोटल 18 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होंगे, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो एनुलिन 14 एंड एनुलिन 18 आर एरोमेटिक, ये चाहो तो नोट्स में लिख लीजिएगा, एनुलिन 14 एंड एनुलिन 18 आर एरोमेटिक, ठीक है। ये एक वर्कशीट है, ये मैंने अटैच कर दी है, ये आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ, आपको बस ये बताना है कि इसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो तो इसमें टिक लगा देना, एंटी एरोमेटिक हो तो इसमें टिक लगा देना, मतलब जो है वो टिक लगा देना, बाकी में क्रॉस कर देना, ठीक है। ऐसे आपको एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेना है। इसमें करीब कितने एग्जाम्पल है, 20 एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके आंसर भी मैंने दे दिए हैं, तो इसको करने के बाद आप एक बार इसको देख भी लीजिएगा, या आंसर बोलेंगे तो अगली क्लास में हम भेज देंगे।
जैसा आप बोले, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इतने क्वेश्चन आप जब खुद से कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी एरोमेटिक से रिलेटेड, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखा जाए, ठीक है। और कल तुम लोग का कोई कौन सा टेस्ट है? हाँ, एक